नमस्कार। इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय सच में बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आज हम एक साधारण सी थ्योरी को एक असल डिजिटल घर बनाने की मास्टर क्लास में बदलने वाले हैं। यानी बुनियादी कोडिंग की ईंटें रखने से लेकर इंटरनेट की दुनिया में उस घर को पूरी तरह से स्थापित करने तक का पूरा सफर। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को 5 बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है। पहले वेब डेवलपमेंट की नींव को समझेंगे, फिर वेब पेज की स्टाइलिंग पर बात होगी, उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, वर्ल्ड वाइड वेब का सफ़र और आखिर में वेब होस्टिंग के अलग अलग प्रकारों को देखेंगे। एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वेब डेवलपमेंट की नींव, जो असल में पूरे इंटरनेट का ब्लूप्रिंट है। इंटरनेट को अगर एक बहुत बड़ी डिजिटल रियल एस्टेट की तरह देखा जाए तो बात एकदम साफ हो जाती है। जैसे कोई भी असली घर बनाने से पहले कागज पर एक पक्का नक्शा या ब्लूप्रिंट चाहिए होता है ना, बिल्कुल वैसे ही HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसी भी वेबसाइट के लिए एक बुनियादी ब्लूप्रिंट का काम करता है। ये सच में डिजिटल घर की वो पहली ईंट है जिसके बिना कोई भी वेबसाइट खड़ी ही नहीं हो सकती। इसका इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने जब इसका पहला वर्जन बनाया था, तब इसमें सिर्फ साधारण टेक्स्ट और कुछ लिंक्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट की दुनिया बड़ी हुई, HTML भी एडवांस होता गया। 1995 में फॉर्म्स आए, फिर टेबल्स जुड़े और आज के समय में HTML5 हमारे सामने है। कमाल की बात यह है कि अब बिना किसी बाहरी प्लगइन के हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो सीधे वेब पेज पर चलाए जा सकते हैं। ये इंटरनेट की असली ताकत है। अब ये HTML काम कैसे करता है? इसके लिए टैग्स का इस्तेमाल होता है। उसी घर वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। हेड टैग घर के उस आर्किटेक्चरल प्लान की तरह है, जो भले ही सामने से दिखाई ना दे, लेकिन सबसे ज़रूरी है। फिर आता है बॉडी टैग। ये वो हिस्सा है जहां असली कमरे होते हैं जो सबको नजर आते हैं। H1 से लेकर H6 तक के हेडिंग टैग्स कमरों के बाहर लगे अलग अलग साइज के साइन बोर्ड्स हैं। साधारण टेक्स्ट के लिए P यानी पैराग्राफ टैग है और div टैग का काम कई चीज़ों को एक साथ ग्रुप करना है, जैसे घर की पूरी एक मंजिल को अलग करना। डेटा को सही तरीके से दिखाने के लिए लिस्ट बहुत काम आती हैं। दो मुख्य प्रकार हैं। पहली है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करती है, बिल्कुल बाजार से किराने का सामान लाने वाली पर्ची की तरह। दूसरी है ऑर्डर्ड लिस्ट, जहां क्रम बहुत मायने रखता है। अगर किसी काम को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में समझाना हो तो ऑर्डर्ड लिस्ट एकदम परफेक्ट है। खैर, घर तो बन गया, लेकिन उसमें जो लोग आएंगे उनसे बातचीत कैसे होगी? यहीं एंट्री होती है फॉर्म्स की। फॉर्म टैग यूजर्स से डेटा लेने के लिए होता है, जैसे लॉगिन या रजिस्ट्रेशन। बड़े संदेशों के लिए टेक्स्ट एरिया और ऑप्शंस चुनने के लिए सिलेक्ट टैग होता है। वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए इमेज टैग से तस्वीरें लगाई जाती हैं। और हाँ, अगर वर्तमान पेज के अंदर ही कोई दूसरा वेब पेज या कोई यूट्यूब वीडियो दिखाना हो, तो आई फ्रेम टैग बिल्कुल एक छोटी सी खिड़की की तरह काम करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वेब पेज स्टाइलिंग। यानी अब समय आ गया है इस घर में पेंट और बढ़िया इंटीरियर डिजाइन जोड़ने का। अभी तक जो डिजिटल घर तैयार हुआ है, वो सिर्फ ईंटों का बना है और सच कहें तो काफी फीका दिखता है। यहीं पर CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स अपना जादू चलाता है। ये तय करता है कि दीवार का रंग क्या होगा, लाइटिंग कैसी होगी और चीजें दिखेंगी कैसी। जरा सोचिए, अगर CSS ना होता तो पूरा इंटरनेट सिर्फ काले और सफेद टेक्स्ट का एक उबाऊ सा ढांचा बनकर रह जाता। इसे लागू करने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है इनलाइन CSS, जो सीधे किसी एक ईंट को रंगने जैसा है। दूसरा है इंटरनल CSS, जो एक पूरे कमरे को पेंट करने का निर्देश देता है। लेकिन जो तरीका सबसे ज्यादा असरदार है और प्रोफेशनल डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं, वो है एक्सटर्नल CSS। इसमें एक अलग फाइल बनाई जाती है जो पूरे घर के डिजाइन का एक मास्टर डॉक्यूमेंट होती है। बड़ी वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए ये सच में एक गेम चेंजर है। लेकिन एक सवाल उठता है, ब्राउज़र को आखिर कैसे पता चलता है कि किस कमरे या किस फर्नीचर पर कौन सा रंग लगाना है? इसका जवाब है CSS सिलेक्टर्स। ये ब्राउज़र को सटीक निर्देश देते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर सीधे टैग के नाम से काम करता है। अगर किसी एक बहुत ही खास चीज़ को सजाना हो तो हैशटैग सिंबल वाले ID सिलेक्टर का इस्तेमाल होता है। और अगर एक जैसा डिज़ाइन कई अलग अलग चीज़ों पर लगाना हो तो डॉट सिंबल वाले क्लास सिलेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है।
बिल्कुल सटीक और एकदम साफ। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन और फ्रेमवर्क, यानी ऐसे जादुई कमरे जो खुद ब खुद स्क्रीन के हिसाब से ढल जाते हैं। क्या किसी ऐसे जादुई घर की कल्पना की जा सकती है जिसके कमरे देखने वाले के हिसाब से अपने आप छोटे या बड़े हो जाएं? तकनीकी भाषा में इसे ही रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन कहते हैं। आजकल लोग स्मार्टफोन, टैबलेट और बड़े-बड़े मॉनिटर्स से इंटरनेट चलाते हैं। एक ही वेबसाइट को हर स्क्रीन पर बेहतरीन दिखना चाहिए, वो भी बिना अलग-अलग कोड लिखे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन यही पक्का करता है कि लेआउट और तस्वीरें हर डिवाइस पर अपने आप फिट हो जाएं। इस जादू के पीछे जो तकनीक काम करती है उसे मीडिया क्वेरीज कहते हैं। ये CSS के वो नियम हैं जो बिल्कुल किसी स्मार्ट सेंसर की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई छोटी स्क्रीन वाला फोन वेबसाइट खुलता है, मीडिया क्वेरीज उसे तुरंत पहचान लेती हैं और ढांचे को उसी हिसाब से बदल देती हैं। साथ ही फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड जैसी आधुनिक तकनीकें भी इस बात का ध्यान रखती हैं कि चीजें बिना बिखरे आराम से सिकुड़ या फैल सकें। इस काम को और आसान बनाने के लिए डेवलपर्स बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर के इंजीनियरों द्वारा बनाया गया ये फ्रेमवर्क बहुत लोकप्रिय है। इसका 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम और मोबाइल फर्स्ट नज़रिया सच में कमाल का है। इसमें पहले से बने हुए डिज़ाइन कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे नेविगेशन बार और बटन्स। जो काम करने में महीनों लगते थे, वो इसकी मदद से कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, वर्ल्ड वाइड वेब का सफ़र। अब घर बन चुका है, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचाने का काम कैसे होता है? एक वेब रिक्वेस्ट का जीवन चक्र सच में बहुत दिलचस्प है और यह सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। ब्राउज़र में वेबसाइट का एड्रेस डालने से लेकर स्क्रीन पर पेज देखने तक की एक पूरी यात्रा होती है। पहले ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है, वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के नेटवर्क से होते हुए सही सर्वर तक पहुंचती है। फिर वो सर्वर HTML और CSS का ब्लूप्रिंट वापस भेजता है और ब्राउज़र उसे रेंडर करके हमारे सामने वो खूबसूरत वेबसाइट पेश कर देता है। अब इस तेज रफ्तार वाले सफर में कोई डेटा खो ना जाए या अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। HTTP और HTTPS वेब पेजों को सुरक्षित तरीके से लाते हैं, जिसमें HTTPS ज़्यादा सुरक्षित है। फाइलों के लेन देन के लिए FTP का इस्तेमाल होता है, ईमेल्स के लिए SMTP और POP3 होते हैं, और इन सब के मूल में TCP/IP काम करता है, जो इंटरनेट संचार का सबसे मुख्य नियम है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और पांचवें हिस्से पर, वेब होस्टिंग। इसे इंटरनेट पर अपनी जमीन का टुकड़ा खरीदना कहा जा सकता है। हमारा डिजिटल घर पूरी तरह तैयार है, रास्ते भी बन गए हैं, लेकिन इस घर को रखने के लिए इंटरनेट पर जमीन तो चाहिए ना। वेब होस्टिंग इंटरनेट पर जमीन का वही भौतिक टुकड़ा है। अक्सर ये सवाल आता है कि हम अपनी वेबसाइट को अपने पर्सनल कंप्यूटर पर क्यों नहीं रख सकते। बात यह है कि पर्सनल कंप्यूटर को 24 घंटे चालू नहीं रखा जा सकता और उसकी इंटरनेट स्पीड पूरी दुनिया का ट्रैफिक नहीं संभाल सकती। इसीलिए शक्तिशाली, हमेशा चालू रहने वाले पेशेवर सर्वर्स की जरूरत होती है। होस्टिंग कई तरह की होती है। शेयर्ड होस्टिंग एक अपार्टमेंट में रहने जैसी है, काफ़ी सस्ती, लेकिन संसाधन बटे हुए होते हैं। VPS एक टाउन हाउस की तरह है, जहां आज़ादी थोड़ी ज़्यादा होती है। डेडिकेटेड होस्टिंग तो बिल्कुल किसी निजी हवेली जैसी है, पूरा कंट्रोल, लेकिन बहुत महंगी। और क्लाउड होस्टिंग आज के समय में सबसे आधुनिक है। इसमें डेटा को कई सर्वर्स पर बांट दिया जाता है, जिससे अगर एक सर्वर डाउन भी हो जाए तो वेबसाइट बिना रुके चलती रहती है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सफ़र पूरा होता है। इस विश्लेषण में हमने बुनियादी HTML ब्लूप्रिंट से लेकर CSS के रंगों, रिस्पॉन्सिव लेआउट के जादुई ढांचे और क्लाउड होस्टिंग के सर्वर्स तक हर चीज़ को बारीकी से समझा है। सारी जानकारी अब सामने है। HTML से लेकर क्लाउड होस्टिंग तक की नींव बिल्कुल तैयार है। तो अब अगली शानदार वेबसाइट कौन सी होगी? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें और डिजिटल दुनिया में कुछ नया बनाते रहें।